हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं साउंड मलकोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपने बुलान चैनल में। तो हम इस क्लास में दुर्ग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके पीटीडी एंड बीटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हम लोक देवता एवं लोक देवी के बारे में पढ़ चुके कला संस्कृति में। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लासों को भी आप देख सकते हो। आइए हम पढ़ते हैं दुर्ग के बारे में। तो आप सामने दिखाई दे रहा होगा दुर्ग। दुर्ग के बारे में पहली क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे, राजस्थान में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के पश्चात सर्वाधिक दुर्ग को निर्माण हुआ। यानी राजस्थान से पहले दो राज्यों में क्या है, दुर्ग ज्यादा है। तीसरा नंबर आपका राजस्थान आता है। राजस्थान में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के पश्चात, उनके दोनों के बाद सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण कौन से राज्य में हुआ है, तो आपका राजस्थान। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान कौन से नंबर पे आता है, तो 3 नंबर आता है। दो उससे पहले आपके महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, दोनों में क्या है, सर्वाधिक दुर्ग है राजस्थान की अपेक्षा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, राजस्थान में दुर्गों की स्थापना के विकास का प्रथम आधार कालीबंगा की खुदाई से मिला। जैसे कि मैंने आपको प्राचीन सभ्यता पढ़ा दी है, तो जो आपकी प्राचीन सभ्यता कालीबंगा, उससे हमें दुर्गों को क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। यानी उसे पता चलता है कि दुर्ग वगैरह निर्माण किया जाता था। तो राजस्थान में दुर्गों की स्थापना के विकास का प्रथम आधार कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में दुर्गों की स्थापना की विकास का आधार कौन सी खुदाई में मिलता है या कहाँ पर है, तो आपके कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दुर्गों की विशेषता कि दुर्ग कैसा होना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो दुर्ग की विशेषताएं, एक नंबर है सुदृढ़ प्राचीर। सुदृढ़ प्राचीर को मतलब होता है दीवार। सुदृढ़ यानी अप्राचीर दीवार होती है। अभेद बुर्ज, बुर्ज क्या होती है, जैसे कि आपकी इस प्रकार सामने प्राचीर दीवार बनाई जाएगी, पूरी दीवार बाहर कर इस प्रकार, इसके बीच में ऐसे क्या होता है, ऐसे प्राचीर होती है, उसको बोलते हैं बुर्ज। जहां पर बीच में ऐसे होती है ना दीवार, दोनों के बीच में, हमारी लोकल लैंग्वेज में बोले तो हम थंबे इस प्रकार बोलते हैं, ये होते हैं बुर्ज। जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार, ये है बुर्ज। फिर विशाल परकोटा, तो परकोटा इसके ऊपर बाहर और बनाया जाता है आपका विशाल परकोटा। इस प्रकार दुर्ग के बाहर इस प्रकार क्या बनाया जाता है, परकोटा। सुदृढ़ प्राचीर, प्राचीर मतलब ये जो इन दो बुर्जों के बीच में ये दीवार है, इनको बोलते हैं प्राचीर। तो सुदृढ़ जो मतलब बिल्कुल मजबूत हो, सुदृढ़ प्राचीर, विशाल परकोटे। नेक्स्ट देखते हैं इनकी और क्या विशेषता है। दुर्गों के चारों ओर गहरी खाई, यानी अब आपका कोई भी दुर्ग मान लो, आप उसके क्या करोगे, उस दुर्ग के चारों ओर क्या करोगे, ये तो आपकी हो गई बुर्ज। इस प्रकार परकोटा भी बनाया होता है कि किसी दुर्ग के, और अगर परकोटा नहीं बनाते तो वो क्या करते हैं, चारों ओर इस प्रकार खाई खोदते हैं उसपे, सॉरी दुर्ग के क्या करते हैं, चारों ओर, या आपके दुर्ग मान लो, इसके चारों ओर क्या करते हैं, एक गहरी खाई खोद देते हैं ताकि शत्रु अंदर ना घुस सके। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दुर्ग के चारों ओर हमने गहरी खाई खोदी। तीसरी विशेषता क्या होती है, दुर्ग के भीतर जलाशय होते हैं, क्योंकि अब दुर्ग के अंदर क्या होंगे, इसमें जलाशय होंगे। जलाशय मतलब कुछ तालाब, पानी पीने का क्या होगा, अवशेष होगा। तो अंदर क्या होते हैं इनके, जलाशय। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे हमने एक बना दिया आपका पानी पीने का कोई स्रोत। नेक्स्ट है यहाँ पे शस्त्रागार। 6 नंबर आपका शस्त्रागार। दुर्ग के अंदर क्या होगा, शस्त्रागार भी होगा, जहां पर अनेकों प्रकार के शस्त्र रखे जाएंगे। मंदिर निर्माण, दुर्ग के अंदर मंदिर भी क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। अन्न भंडार की स्थापना, अंदर आपको अनाज के लिए भंडार भी तो जरूरी है। आपको अगर दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है, आपको महीनों 2 महीनों, हो सकता है आपको 1 वर्ष तक अंदर रहने की आवश्यकता पड़ जाए, तो उसके लिए अंदर क्या बनाया जाता था, दुर्ग के अंदर अन्न भंडार बनाया जाता था ताकि अन्न की कोई कमी ना पड़े। इसीलिए अंदर जलाशय बनाए जाते थे ताकि अगर कोई दुश्मन हमला कर दे और हमें
दुर्ग के अंदर ही रहना पड़े 12 महीना, 1 वर्ष या 6 महीना, तो हमें पानी की भी कमी ना हो। शस्त्रागार तो रखना ही पड़ता है, हर दुर्ग के अंदर अस्त्र शस्त्र होते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे सुरंग प्रणाली। कौन सी प्रणाली? सुरंग प्रणाली। सुरंग प्रणाली मतलब हर दुर्ग के नीच में क्या बनाए जाते थे? सुरंग बनाई जाती थी, ताकि कोई भी दुश्मन अगर हमला कर दे और दीवार को भेद दे, इनकी गहरीकाओं को भेद कर हमला कर दे, और अगर हमको दुर्ग से निकलना पड़ जाए तो क्या बनाई जाती थी? सुरंग बनाई जाती थी। उस सुरंग से क्या निकल दिया जाता था? यहाँ से कोई अन्य जगह निकल जाते थे। 10वां आपका गुप्त प्रवेश द्वार। हर दुर्ग के क्या बनाया जाता था? गुप्त प्रवेश द्वार बनाए जाते थे, ताकि अगर शत्रु चारों ओर से घिरा हुआ है और अगर दुर्ग के अंदर किसी अन्य को आपको प्रवेश करवाना है, तो वो आप गुप्त प्रवेश द्वार से क्या बना, उनको अंदर प्रवेश कराते। तो ये हर दुर्ग की 10-15 विशेषताएं होती है जो आपने मैंने बता दिए। एक तो पहले आपकी प्राचीर दीवारें, फिर उसमें बुर्ज होती है। बुर्ज क्या होती है? ये आपको बीच में दिखाई दे रही है। हर दुर्ग के बीच में आप देखोगे कि कोई भी ऐसी प्रकार दुर्ग होता है तो उसके बीच में इस प्रकार बना के दुर्ग को बनाया जाता है। इस प्रकार इसे क्या बोलते हैं? बुर्ज बोलते हैं। ये इस प्रकार जो बनाई जाती है। इस प्रकार आपने दुर्ग को देखा होगा। तो ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है थंबे टाइप के, इनको बोलते हैं बुर्ज। दूसरे हमने देखा कि चारों ओर गहरी खाई को होते हैं। तीसरा इनके परकोटा बनाया जाता है, शस्त्रागार होता है और मंदिर निर्माण होता है। ये आपकी दुर्ग की क्या विशेषताएं हैं, तो ये आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपके कौटिल्य के अनुसार दुर्ग की श्रेणियां 4 बताइए। अब आपको दुर्ग की श्रेणी पढ़ती है, श्रेणी पढ़नी है हमें कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है। वो श्रेणी क्या होती है वो देखने वाले आगे इस अगले स्लाइड में। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग की श्रेणी आपकी 4 होती है। औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग। एक बार के लिए हम काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ही पढ़ लेते हैं, पहले आपको समझ में आ जाएगी। यही पढ़ लेते हैं हम शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने? आपके 9। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने बताए? 9। हम ये देख लेते हैं। तो पहला है आपका एरन दुर्ग। एरन दुर्ग किसे कहेंगे? वे दुर्ग जिसके मार्ग में खाई और कांटों व पत्थरों से युक्त दुर्गम मार्ग हो। उदाहरण जालोर दुर्ग। यानी ऐसा दुर्ग जहां पर क्या होगा, उसके चारों ओर आपके कांटे झाड़ेली इस प्रकार के होंगे मार्ग में, उसे हम कौन सा दुर्ग कहेंगे? एरन दुर्ग। वे दुर्ग जिसके मार्ग में खाई, कांटों व पत्थरों से युक्त दुर्गम मार्ग होंगे। उदाहरण के तौर पर आपका जालोर का दुर्ग। 2 नंबर इन्होंने बताया आपका औदक दुर्ग। औदक का मतलब जल दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसा दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हो। उदाहरण आपका गागरोन दुर्ग। यानी कोई भी आपका दुर्ग हो, उसके बाहर पानी पानी हो, बाहर पूरा चारों तरफ से ये जल से घिरा हो, उस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहते हैं? आपका औदक दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने पारीक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी खाई हो। ये हम पहले भी दे चुके हैं कि वो दुर्ग जिसके चारों ओर क्या की जाए हो, खाई खोदी हो, उस दुर्ग वह कौन सी श्रेणी में जाएगा? पारीक। तो नाम से पता चल रहा है पारीक, खैर लास्ट खाई, पारित। तो ये उदाहरण है आपका जूनागढ़ का दुर्ग, बीकानेर वाला। जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर वाला, उसके चारों तरफ खाई की गई है, तो वो इस दुर्ग इस श्रेणी में गिना जाएगा। 4 नंबर आपका पारिद दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का विशाल परकोटा हो। जैसे कि पहले बता चुका हूं मैं कि कोई भी अगर दुर्ग है उसके चारों ओर क्या विशाल परकोटा है, तो उसको कौन सी श्रेणी में गिना जाएगा? आपका पारिक दुर्ग में। अगर चारों ओर खाई है तो वो आपका पारिक होगा। अगर दुर्ग के चारों ओर जल है, अगर आपके दुर्ग के क्या चारों ओर जल ही जल है, उस दुर्ग को क्या गिना जाएगा? आपका उस दुर्ग को गिना जाएगा आपका औदक दुर्ग, जल दुर्ग भी कहा जाता है। और एरन दुर्ग जैसे कि मैंने बताया कि दुर्ग के चारों ओर झाड़ीली झांके इस प्रकार के जो उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं पत्थरों से युक्त, उसको क्या कहते हैं? आपके एरन दुर्ग कहते हैं। उदाहरण आपका चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, पारी दुर्ग के जिसके चारों तरफ क्या बनाया हुआ है? परकोटा बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका गिरी दुर्ग, किसी उच्च गिरी या पर्वत पर अवस्थित दुर्ग। उदाहरण चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर आदि। गिरी का मतलब होता है पहाड़, यानी कोई दुर्ग इस प्रकार कोई पहाड़ी हो
पहाड़ी हो किसी भी प्रकार की, उस पहाड़ी पर क्या बने हो, उस दुर्ग का निर्माण हो। अब इस पहाड़ी पर कोई दुर्ग का किस प्रकार से कोई निर्माण किया हो दुर्ग का, वो दुर्ग कैसा कहलाएगा आपका, गिरि दुर्ग। गिरि का मतलब होता है पहाड़, तो पहाड़ पर बने दुर्ग कैसे कहलाएंगे, गिरि या पर्वत पर अवस्थित दुर्ग आपके गिरि दुर्ग कहलाएंगे। दानवन का मतलब होता है रेत। दानवन दुर्ग मरुभूमि यानी मरुस्थल में बना दुर्ग, उदाहरण जैसलमेर का दुर्ग, यानी वो बिल्कुल सिंपल आपके चारों ओर मरुस्थल है और वहां पर क्या बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, तो उसको कौन सा दुर्ग कहेंगे, दानवन दुर्ग। नेक्स्ट आपकी 7 नंबर श्रेणी वन दुर्ग, सघन बीहड़ वनों में निर्मित दुर्ग, यानी चारों तरफ आपकी उसके वन ही वन है, बीच में आपको दुर्ग है, अगर उसको देखा जाए तो वो दिखे भी नहीं, इस प्रकार चारों ओर वन ही वन हो और बीच में क्या हो, दुर्ग हो, तो उसको कौन सा दुर्ग कहते हैं, आपका वन दुर्ग। उदाहरण आपका सिवाना का दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है सैन्य दुर्ग। खंडों या ईंटों से समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग, जहां युद्ध की वे रचना में चतुर सैनिक निवास करते हो। इस श्रेणी में लगभग सभी दुर्ग आते हैं, क्योंकि सभी दुर्ग में सेना तो रहती रहती है, तो सैन्य दुर्ग जहां पर सेना निवास करती है उसको ही सैन्य दुर्ग कहते हैं। शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताएं। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शुक्र नीति के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा आपका, तो सैन्य दुर्ग आपका सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। 9 नंबर आपका सहाय दुर्ग, लिविंग फोर्ट मतलब रहने वाला दुर्ग, वह दुर्ग जिसमें सूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी जिस दुर्ग में निवास आवास होते हैं, बहुत सारे मतलब गांव के भी व्यक्ति रहते हैं उसमें, साथ में आपके सूरवीर यानी खुद राजा रानी रहते हैं, तो उसको सहाय दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट हम इस बात की बाद में बात करते हैं। तो हमने 2 दुर्ग देखी, 9 देखी इनकी श्रेणी, तो आप याद रख लेना 9 श्रेणी को। एरन दुर्ग, औदक दुर्ग, पारिक, इनके नाम में ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। अगर आप इनको नाम से ध्यान से देख लोगे तो आप इसमें कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एरन दुर्ग, औदक, पारिद और नेक्स्ट देख लेते हैं उनके अनुसार। ये हमने सुपनीति के अनुसार देख लिए। तो यहाँ पे आपका कौटिल्य के अनुसार दुर्ग की श्रेणी कितनी बताइए, 4। अब आपको समझ में आएगा कि औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, तो उन्होंने उन 9 में से 4 श्रेणी बताई आपके कौटिल्य ने। औदक दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, पर्वत दुर्ग यानी जिसके चारों ओर मतलब पहाड़ी और उसके ऊपर दुर्ग बना हो, दानवन दुर्ग यानी रेत में दुर्ग बना हो, और वन दुर्ग यानी आपके चारों ओर दुर्ग के पेड़ ही पेड़ हो। तो ये आपके कौटिल्य ने तो 4 बताइए। और कौटिल्य के अनुसार ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी, राज्य के अंग। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 7। 1 नंबर कोई भी राज्य होगा उसमें राजा, 2 नंबर आमत्य यानी मंत्री, 3 नंबर जनपद, 4 नंबर दुर्ग, 5 नंबर कोष, 6 नंबर सेना और 7 नंबर मित्र। कहने का मतलब आप ये 7 चीजों अगर आपके पास है, 7 ये आपके पास अवेलेबल है, तो आपको राज्य कहने के लायक हो आप। यानी एक राज्य के लिए क्या होना चाहिए, उस राज्य में एक राजा होना चाहिए, दूसरा उस राज्य के पास मंत्री होने चाहिए, जनपद होना चाहिए और उसके लिए एक दुर्ग जरूर होना चाहिए, 5वां उसके पास कोष मतलब धन होना चाहिए, 6वां उसके पास सेना होनी चाहिए, 7वां मतलब उसका मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ये एक राज्य के अंग है। जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि राज्य को मानव का शरीर का अंग मानते हुए कौटिल्य के अनुसार दुर्ग को शरीर के प्रमुख अंग हाथ की संज्ञा दी गई है। यानी आपके राज्य को मानव का शरीर मान लिया जाता है और उसमें कौटिल्य के अनुसार जो दुर्ग है वो शरीर की प्रमुख अंग हाथ की संज्ञा दी गई है। जैसे हमारे शरीर के सबसे प्रमुख अंग कौन से, हाथ है, उनके बिना हम ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर एक राज्य में दुर्ग नहीं है तो वो किसी भी प्रकार युद्ध में नहीं जीत सकता, कि दुर्ग इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है युद्ध में। तो आपके लिए ये 7 अंग आपको याद रखना है कि पहले कोई भी राज्य होगा उसमें क्या होगा, एक राज्य होगा, फिर उसके मंत्री होंगे, जनपद होंगे, दुर्ग होना चाहिए उसके पास, फिर उसके पास धन होना चाहिए, कोष, सेना होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। और कौटिल्य ने इन 7 को शरीर की अंग की मानते हुए उस दुर्ग को ये उपाधि दी है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में अंग है, हाथ, पैर, कान, नाक, उनमें सबसे महत्वपूर्ण हाथ को बताया गया है, उसी प्रकार इन 7 अंगों में राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मंत्री में सर्वाधिक महत्व दुर्ग का बताया। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौटिल्य ने दुर्ग को शरीर के कौन से अंग की संज्ञा दी है, तो हाथ की संज्ञा दी है। तो ये हमने कौटिल्य के अनुसार दुर्ग श्रेणी देखी।
4 बताइए, और आपकी 9 हमने वो देखिए, ये आपको बताई दिया मैंने दानवन दुर्ग, और सुकुनीति के अनुसार आपको 9 दुर्ग याद रखने हैं, कौटिल्य के अनुसार 4 दुर्ग याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भटनेर दुर्ग आपका जो हनुमानगढ़ में है, तथा भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी से बने दुर्ग है। तो मिट्टी से बने दुर्ग कितने आपका, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ तथा भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी से बने दुर्ग है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मिट्टी से बने दुर्ग कौन कौन से हैं, तो आपका भटनेर वाला हनुमानगढ़ और लोहागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। राजस्थान के आपके 6 दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है और कौन सा शामिल है। तो हम जो शामिल है हम उनको देख लेते हैं, तो फिर तो हम अपने आप ही ऑप्शन में से उनको अलग कर देंगे। तो आपको याद रखना है आमेर दुर्ग, 2 नंबर आपका गागरोन दुर्ग, 3 नंबर कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये आपके 6 दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, तो ये दुर्ग जून 2013 में नोपेन शहर पड़ता आपका कंबोडिया में, वहां पे हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को साइट की सूची में शामिल किया गया था। तो इनको कब किया गया था आपको याद रखना है, इनको आपको 2013 में किया गया था। कौन से शहर में मीटिंग, नोपेन शहर जो कंबोडिया में पड़ता है, वहां पे आपकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी थी। कौन सी, इसलिए तो इनको वर्ल्ड हेरिटेज कहता है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी थी, वहां पर इनको यूनेस्को साइट की सूची में शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना स्पेशल, यहाँ तो आप इनकी थोड़ी एक तरीक याद रख सकते हो ट्रिक, आम, गाजर, चाकू, इससे आपके ये 6 जिले याद रह जाएंगे, मतलब सॉरी 6 दुर्ग याद रह जाएंगे। आम से आपका आमेर हो जाएगा, गा से आपका गागरोन हो जाएगा, जय से आपका जैसलमेर हो जाएगा, और चा से आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, और कू से आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा। तो ये आपको 6 जिले आप ऐसे याद रख सकते हो, आम, गाजर, चाकू। आ से आमेर, गा से गागरोन, और जय से आपका जैसलमेर, चा से चित्तौड़गढ़ और कू से कुंभलगढ़, और रह गया आपका ये रह उसे रणथंभौर। गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आपका आमेर। ये आपके 6 दुर्ग है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज में आपको कई चीजें देखनी है, कला संस्कृति में, दुर्ग हो या महल हो या कुछ अलग, तो हम देखते जाएंगे। पहले तो हमने 6 दुर्ग को देख लिए, ये हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट अब हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम बात करने वाले हैं। दुर्ग के बारे में जो विशेष बातें थी वो मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार इनको श्रेणियों में बांटा गया है। आपकी सुकुनीति के अनुसार 9, कौटिल्य के अनुसार 4, और कौन से आपके 7 अंग होते हैं और क्या दुर्ग की विशेषताएं होती है और कौन सा दुर्ग कैसा बना हुआ है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग प्रकार, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस प्रकार के आता है, तो आपकी जो दानवन श्रेणी को दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणी का दुर्ग है। दानवन का मतलब आसपास मरुस्थल नहीं है, बाकी जो आपकी 9 नीति है उसमें से 8 नीति चित्तौड़गढ़ पर लागू होती है कि उस पर परकोटा भी है, चारों ओर गहरी खाई भी है, पास पानी भी है और वन क्षेत्र भी है, पहाड़ी पर भी बना हुआ है दुर्ग। ये सभी विशेषता चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, केवल एक को छोड़कर, दानवन श्रेणी को छोड़कर, यानी मरुस्थल आसपास नहीं है। फिर हम देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ के निर्माता। तो निर्माता आपका वीर विनोद, जो आपकी श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, इनके लेखक कौन है, श्यामल दास। उनके अनुसार मौर्य राजा चित्रांग या चित्रगंध ये किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। यानी आपके चित्तौड़गढ़ का किले का निर्माण वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग द्वारा करवाया गया था और ये किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्थिति, यानी इसकी स्थिति कैसी है, कहां पर स्थित है, तो ये आपके एक पठार है। कौन सा पठार, मेसा का पठार, मेसा का पठार है, उस पर ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, मेसा का पठार। नेक्स्ट देखते हैं हम। इस प्रकार आपको देखना है, मेसा का पठार है, उस पर ये दुर्ग आपका क्या है, स्थित है। और आपकी यहाँ पे नीचे एक बात और लिखी हुई है
कौन सी? हिमेशा के पठार गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। यानी आपके एक तरफ से तो गंभीरी नदी आती है, इस प्रकार बेड़च नदी, इधर से आपकी गंभीरी नदी आती है, यहाँ पे जिन इनका संगम होता है उस पर इस दुर्ग बना हुआ है ये। तो ये आपको इस प्रकार याद रखना है। तो ये दुर्ग मेसा का पठार पर गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम, संगम का मतलब होता है दो नदियों का मिलना, जहां पर मिलती है उस स्थान को संगम कहते हैं। तो ये आपकी इधर से बेड़च आती है और इधर से आपकी कौन सी आती है? गंभीरी। ये दोनों जहां पे मिलती है यहाँ पे, वहां पर चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण हुआ है। और वो कौन से पठार पर? आपका मेसा के पठार पर, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। अब इनका आकार देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ किले का आकार कैसा है, यानी वो दिखने में कैसा लगता है? तो वो आपका व्हेल मछली के समान इसका दिखता है, जैसा कि मैंने आपको उसमें लगाया हुआ है थंबनेल में। तो दिखने में वो कैसा दिखता है? व्हेल मछली के समान दिखता है आकार। उपनाम क्या है इसके? उपनाम आपका राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर और चित्रकूट। राजस्थान का गौरव कौन से किले को कहा जाता है? तो आपकी चित्तौड़गढ़ की दुर्ग को कहा जाता है। गढ़ों का सिरमौर है, यानी सभी गढ़ों पे ऊपर है ये, और इनका उपनाम है चित्रकूट। इन चित्तौड़गढ़ किले के बारे में एक कहावत है, वो कौन सी आपकी? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढैया है। यानी गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी तो सब यही है। गड्ढैया मतलब ऐसे ही है, पत्थर है। तो कहावत कौन सी है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढैया। उपनाम राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, चित्रकूट। व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है। स्थिति आपको देखनी है हर दुर्ग की। तो मेसा के पठार पर, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। ये अब जब नदी पड़ती है तभी इस चीज को भी हम देखते हैं कि गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग? आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। निर्माण आपका वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा करवाया गया था और इसका नाम चित्रकूट रखा था। श्रेणी में आपको याद रखना है कि दानव श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लागू होती है। ये आपने मेवाड़ पढ़ा तब देखा ही था कि मेवाड़ के गुइल वंशीय शासक बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को परास्त कर 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो ये आप जब मेवाड़ राजवंश पढ़ते हो तो ये बात जरूर पढ़ते हो कि गुइल वंशीय शासक बप्पा रावल ने नारद ऋषि के आशीर्वाद से मान मौर्य को परास्त करके 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान के दुर्गों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट और एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि की जाती है। तो ये तीनों विशेष बातें इस दुर्ग की आपको याद रखनी है कि राजस्थान में दुर्गों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल में ज्यादा हो, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुर्ग बहुत लंबा है, तो हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना है ये 1 नंबर दुर्ग है। सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब उसके अंदर अभी भी वर्तमान में भी निवास करते हैं, तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि की जाती है, यानी ये इतना बड़ा दुर्ग है कि उस दुर्ग के अंदर कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग में स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व रहा था। जैसा कि आप इतिहास में देखते हो कि चित्तौड़गढ़ किले का सामरिक महत्व बहुत है, क्योंकि ये आपके किस प्रकार के दिल्ली है, चित्तौड़गढ़ के दिल्ली जाने वाला और मालवा जाने वाला रास्ते के बीच में क्या पड़ता है? आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पड़ता है, उसके कारण इसका सामरिक महत्व बहुत है। नेक्स्ट देखते हैं हम इस किले में दर्शनीय स्थल, यानी देखने लायक इस दुर्ग में कौन कौन सी चीजें हैं। एक आपका तुलजा माता मंदिर, जो बनवीर द्वारा निर्माण करवाया गया था, तुलजा माता का मंदिर। मीराबाई का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, कुंभ श्यामी मंदिर जो आपके राणा कुंभा ने करवाया था, समदेश्वर मंदिर का अन्य नाम आपका तिरुबंधारण मंदिर जिसका पुनर्निर्माण मुगल द्वारा करवाया था, श्रृंगार चौरी, सोमदेव मंदिर, नवलखा भंडार, ये आपका बनवीर द्वारा कराया गया था, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, त्रिपोलिया दरवाजा, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ, रानी पद्मिनी का महल, वापस रिपीट हो गया ये, सतबीस देवरी, सतबीस का मतलब होता है 7 एलम 20 20, सतबीस देवरी जैन मंदिर,
जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां, लाखोटा की बारी और रैदास की छतरी। ये इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ एक ही उठाया जाता है कि रैदास की छतरी कौन से दुर्ग में है। ये पूछा जाता है लाखोटा की बारी कौन से दुर्ग में। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो ये आपको दर्शन स्थल याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सब बात आपके सामने आ ही जाती है कहीं ना कहीं कि तुलजा माता का मंदिर बनवीर ने निर्माण किया था, मीराबाई का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर, राणा कुंभा ने 3 जगह निर्माण किया था, जिसमें से एक आपका चित्तौड़गढ़ है। समदेश्वर मंदिर, श्रृंगार चौरी, सोमदेव मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मौर्य का तालाब, जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां। तो ये आपके इनके मुख्य दर्शनीय स्थल है, आपको एक दो बार देख लेना है इनको। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है 7 प्रवेश द्वार। कितने प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ के? 7 प्रवेश द्वारों आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। प्रवेश द्वार कैसे होते हैं? जैसे मान लो आपका इस प्रकार दुर्ग होता है, इस प्रकार, तो इस प्रकार इसके अंदर ही अंदर इस प्रकार 7 प्रवेश द्वार बने जाते हैं। यहाँ पे एक प्रवेश द्वार बनाया जाता है इस प्रकार, फिर अंदर कोई यहाँ पे कोई प्रवेश करेगा तो इस प्रकार और दरवाजा बना दिया जाएगा। इस प्रकार इनके कितने दरवाजे बनाए जाते हैं? 7। तो इसके कितने हैं? 7 पोल भी बोला जाता है। देखो यहाँ पे पांडन पोल, पोल का मतलब होता है दरवाजा। मुख्य व पहला प्रवेश द्वार है, यानी आपको चित्तौड़गढ़ का जो सर्वप्रथम प्रवेश द्वार है उसको क्या बोलते हैं? ये जो सर्वप्रथम दिखाई देगा उसको बोलेंगे पांडन पोल। पांडन पोल आपका मुख्य व पहला प्रवेश द्वार है। भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पोल का मतलब होता है दरवाजा। चित्तौड़गढ़ में आपके 7 प्रवेश द्वार हैं। तो पहला आपका पाटन पोल है, दूसरा भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, यानी इस प्रकार दरवाजे अंदर 7 आपके, ठीक है। नेक्स्ट है जल पूर्ति के स्रोत। यानी जैसा कि मैंने आपको दुर्ग की विशेषताओं में बताया था कि कोई भी दुर्ग हो उसमें तालाब वगैरह जरूर होगा, ताकि कोई भी अगर दुश्मन हमला कर दे और अगर दुर्ग के अंदर रहने की आफत आ जाए तो हमें पानी की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए पहले ही उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या स्रोत बनाए रखते थे। तो आपके चित्तौड़गढ़ में क्या स्रोत है? एक तो आपका रत्नेश्वर तालाब है, दूसरा कुंभ सागर तालाब है, गोमुख झरना है, हाथीकुंड तालाब है, भीमलात तालाब है और जाली बाव तालाब है। तो चित्तौड़गढ़ में आपके जल पूर्ति के लिए कितने स्रोत हैं? तो ये आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर, गोमुख झरना, हाथीकुंड, भीमलत तालाब जिसके द्वारा मतलब भीमलत के बारे में कहा जाता है कि भीम के द्वारा निर्माण किया गया था, और जालीबाब तालाब। तो ये आपके जल पूर्ति के स्रोत है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट देखते हैं अब निर्माण में विजय स्तंभ। आपका जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें आपका निर्माण किया गया है किसका? विजय स्तंभ का, जो आप देखते हो नो उसको। तो विजय स्तंभ के उपनाम याद रखना है आपको, विष्णु स्तंभ, भारतीय मूर्ति कलाओं का विश्वकोश। यानी विजय स्तंभ में इतनी मूर्तियां हैं कि उसको उपाधि दी जाती है कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश है। विष्णु स्तंभ कहा जाता है क्योंकि इसमें विष्णु भगवान की ज्यादा मूर्ति है, इसको विष्णु स्तंभ कहा जाता है। निर्माण आपको याद होगा महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट प्रेरणा बयाना से विष्णु स्तंभ से। प्रेरणा यानी इस दुर्ग बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? तो आपके बयाना में जो विष्णु स्तंभ है वहां से। वास्तुकार जेता, नापा, पोमा एवं पुंजा भूमि बलराज। तो वास्तुकार कौन थे? इनको वास्तुकार मतलब इस स्तंभ को बनाने वाले कौन थे? तो जेता, नापा, पोमा एवं पुंजा, याद रख लेना आपको। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना, कवि अत्रि तथा बाद में महेश भट्ट द्वारा। यानी आपके जो ये विजय स्तंभ है, इस प्रकार विजय स्तंभ है, 9 मंजिल इस प्रकार बना हुआ है। इस विजय स्तंभ का वास्तुकार तो हमने देखा बनाने वाला जेता, नापा, पोम्पा एवं पुंजा। तथा इस दुर्ग में क्या लगी हुई है? एक प्रशस्ति लगी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो वो किसने लिखी? आपके कवि अत्रि तथा महेश भट्ट ने। जीर्णोद्वार यानी एक बार 9वीं मंजिल है जो उपली ये मंजिल बिजली गिरने की वजह से टूट गई थी। जीर्णोद्वार का मतलब होता है वापस उसका निर्माण कराना या पुनः निर्माण कराना, या जो भी टूट फूट हुई है उसको सही कराना।
वो आपके क्रांति किस्म जो आपके महाराणा स्वरूप सिंह हैं उन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाए थे। मेवाड़ के राजा महाराणा स्वरूप सिंह ने आपके विजय स्तंभ का पुनः निर्माण करवाया गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विजय स्तंभ का जीर्णोद्वार कौन से महाराणा ने करवाए थे, तो आपके महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करके उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी में करवाया गया था। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विजय स्तंभ किस युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया गया था, किस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था, तो 1437 ईस्वी सहारनपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को हराया था, उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी से 1450 ईस्वी में करवाया गया था। यह आपका 9 मंजिल इमारत है जो 30 फीट चौड़ा, 122 फीट ऊंचा, इसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं। तो ये आप कितना मंजिल है? 9 मंजिल है। 1 2 3 इस प्रकार 9 मंजिल है। 30 फीट तो ऊंचा है आपका, इस प्रकार 30 फीट ऊंचा है, और आपका 122 फीट ऊंचा है और 30 फीट इस प्रकार आपका चौड़ा है। इतनी इसकी स्तंभ है, और इसमें ऊपर जाने के लिए 157 क्या सीढ़ियां हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है, यानी आपकी पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल है, उस मंजिल के अंदर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो ये हम एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक निर्माण करवाया गया विजय स्तंभ का, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। दुर्ग में जितने भी विशेषताएं, जितने भी निर्माण है, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इसके चारों ओर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार की मूर्तियां बनी हुई है। नेक्स्ट आपके बाद मैंने एक ये आपके सामने सारणी है, जिसमें एक तरफ आपके इतिहासकार है, दूसरी तरफ इनके मत है कि किसने क्या बोला है विजय स्तंभ को। सीवी वैद्य चिंतामणि विनायक, सीवी वैद्य ने कहा विष्णु स्तंभ, उपेंद्र नाथ डे ने कहा विष्णु ध्वज, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है लोक जीवन का रंगमंच, आरपी व्यास ने कहा है हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, और फर्ग्यूसन ने कहा है टार्जन टावर। और आपके कर्नल जेम्स टॉड ने तो आपको पता ही क्या कहा होगा, तो कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ। तो सीवी वैद्य ने कहा है विष्णु स्तंभ, उपेंद्र नाथ डे ने कहा है विष्णु ध्वज, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है लोक जीवन का रंगमंच, आरपी व्यास ने कहा हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, और फर्ग्यूसन ने कहा टार्जन टावर। तो ये आपको विजय स्तंभ के बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से इतिहासकार ने क्या कहा है विजय स्तंभ के बारे में, तो ये आप याद रख लेना। गोपीनाथ शर्मा ने लोक जीवन का रंगमंच का है। नेक्स्ट देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट है आपका जैन कीर्ति स्तंभ, यानी एक आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ भी है। वैसे विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ एक अलग है, जो आपका 7 मंजिल है, वो 9 मंजिला था। इसका निर्माण करता आपका बघेरवाल जैन जीजा है। ये आपका निर्माण 10वीं और 13वीं सदी में करवाया गया था। ये समर्पित है आपके भगवान आदिनाथ को, वो आपके विजय स्तंभ में समर्पित भगवान विष्णु को। इसका निर्माण आप देख रहे हो कब करवा रहे हैं, राणा कुंभा करवा रहे हैं। तो ये इसका निर्माण आपका बघेरवाल जैन जीजा करवा रहे हैं। तो ये आपके 2 स्तंभ याद रखने आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जैन कीर्ति स्तंभ पूछे तो 7 मंजिल है, विजय स्तंभ पूछे तो आपका 9 मंजिल है। नेक्स्ट देखते हैं हम 3 साके। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके 3 साके हुए हैं, और साके का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो। साके में 2 चीज होती है आपकी, पहला एक केसरिया, दूसरा जैसे मैं बताऊं आपको क्या होता है हमारा साका। साका में 2 चीज होती है। 2 चीज क्या होती है? एक तो होती है आपकी केसरिया, और दूसरा आपका जोहर। ये 2 चीज होती है। केसरिया करते हैं आपके पुरुष, और जोहर करती है आपकी महिला। जोहर क्या करती है? महिला। तो देखो ये 2 साके में चीज होती है इंपॉर्टेंट, और इसमें आपके हर दुर्ग में क्या बनाया जाता है, इस प्रकार एक जोहर कुंड होता है। ठीक है, तो साका कब किया जाता है? साका तब किया जाता है जब कोई आक्रमणकारी दुर्ग पर हमला कर दे और ऐसा लगे कि हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, हमारी क्या हो जाएगी? हार हो जाएगी। और अगर हमारी हार हो जाएगी
तो फिर क्या करेंगे, वो कोई भी शत्रु होंगे वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। दुर्ग के अंदर भाई मान लो आपको सामने दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि उनकी इतनी सेना है, हम उनके सामने जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन युद्ध तो लड़ेंगे ना। अगर हम युद्ध लड़ेंगे और हार जाएंगे, हमारी सबकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो फिर दुश्मन हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेगा, ये न हो इसके लिए क्या किया जाता था, साका किया जाता था। दूसरी बात, अगर पुरुष उनसे साका करते थे तो उनके दिमाग में बिल्कुल ये नहीं आता था कि हमारी महिलाओं के साथ क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि साका कर लेते उससे बेफिक्र लड़ते थे। तो महिला क्या कर लेती, पीछे से जैसे ही समाचार आता कि हम युद्ध हार चुके हैं, हमारे सभी पुरुष वीर गति को प्राप्त हो चुके, तो सभी महिला क्या करती थी, जहां पे आपके दुर्ग के अंदर एक कुंड बनाया होता था, जौहर कुंड, उसमें अग्नि प्रचलित करके क्या हो जाती थी, उसमें सभी की सभी इसके अंदर कूद जाती थी, जिसे वो हो जाता था आपका जौहर। और पुरुष क्या करते थे, केसरिया, यानी सर पर आपके बांध के इस प्रकार वो युद्ध करते और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तो अगर ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए तो भी इनको कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि पीछे से महिलाओं ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया, तो दुश्मन को दुर्ग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। तो इस प्रकार आपके चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं, 3 साके। वो हमें देखना है कि 3 बार महिलाओं ने इस प्रकार अपनी मतलब अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दिए और इस प्रकार केसरिया हुआ है। तो वो हमें 3 साके कई बार पूछा जा चुका और आगे भी पूछा जाएगा, वो हमें देख लें। तो पहला साका हुआ था आपका चित्तौड़ का वर्ष 1303 ईस्वी में। पहला साका कब हुआ था, 1303 ईस्वी में। आक्रमण किसने किया था, आपका आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। शासक थे उस टाइम आपके राणा रतन सिंह। जौहर किया था आपका पद्मिनी, यानी एक मुख्य महिला नेतृत्व करती थी। तो जौहर किसने की थी, राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने। आपका केसरिया किसने किया था, तो राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह गोरा बादल की संबंध में चित्तौड़ से पहले साके से हैं। नाम परिवर्तन कर दिया था इसमें खिजराबाद, यानी ये आपका पहला साका है। आपको मुख्य इंपोर्टेंट इतनी बात याद रखनी, बाकी हम पूरा इतिहास में पढ़ते हैं। वर्ष 1303 में हुआ था। आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। शासक कौन था उस समय, राणा रतन सिंह। जौहर किसने किया था, पद्मिनी ने। और केसरिया आपके राणा रतन सिंह ने। पहले साके के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके कर दिया था खिजराबाद। ये हमने इतिहास में भी देखते हैं। तो नाम परिवर्तन क्या कर दिया था, खिजराबाद। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका दूसरा साका। तो चित्तौड़गढ़ में ही सर्वाधिक साके हुए 3 साके, बाकी सभी में 2, 2.5 इस प्रकार साके हुए हैं। सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में हुए 3 साके। दूसरा साका हुआ था आपका वर्ष 1534 या 35 में। आक्रमण किया था आपका बहादुर शाह ने, जो गुजरात का सुल्तान था। शासक थे उस समय आपके विक्रमादित्य। जौहर किया था आपके कर्मावती ने। केसरिया किया था आपका देवलिया के रावत बाग सिंह ने। विक्रमादित्य तो निचड़ा था, वो तो अपने ननियाल भाग गया था। तो यहाँ पे केसरिया किया था आपके देवलिया के रावत बाग सिंह ने। जौहर किया था कर्मावती, जो आपके महाराणा प्रताप की दादी थी, उदय सिंह की मम्मी थी। तो शासक विक्रमादित्य थे। और आक्रमण कब किया गया था, 1535 में। बहादुर शाह ने अपने सेनापति रूमी खान ने इस अभियान को नेतृत्व सौंपा था। इस युद्ध में रानी कर्मावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। ये आप सब इतिहास की बातें इतिहास में भी देख लेना और ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका तीसरा साका। तीसरा साका कब होता है, वर्ष 1568 ईस्वी में। 1567-68 में आपका आक्रमण करता है अकबर। मुगल शासक अकबर ने आक्रमण किया था। उसमें आपके शासक थे महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह। केसरिया किया था जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया। इसमें भी आपके राणा उदय सिंह को पहाड़ियों में चले गए थे। दुर्ग को आपके दुर्ग को जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया को सौंप के राणा उदय सिंह स्वयं पहाड़ियों में चले गए थे। इसलिए केसरिया जयमल और राठौड़ फत्ता सिसोदिया करता है। जैसे दूसरे साके में आपके देवलिया के रावत बाग सिंह करता है। पहले एक साका जिसमें स्वयं शासक खुद राणा रतन सिंह केसरिया करते हैं। नवलखा बुरुज बनवीर द्वारा निर्मित लघु दुर्ग इसी किले में है वो जैसे हमने पहले भी देख चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ इस क्लास में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य दुर्ग को पढ़ने वाले हैं। क्लास देखने के लिए थैंक यू।